अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर काफी घमासान मची है कि एनडीए में क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को शामिल करने पर चर्चा हो रही है और तेजस्वी जी के बहुत करीब ओवैसी साहब है, यही बताया जा रहा है। हम इन तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं और जानेंगे कि सबसे बेहतर पार्टी कौन है मुसलमानों के लिए। जिस तरह से ओवैसी साहब ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का बिहार चुनाव में बाइकाट करना चाहिए अगर से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करती है। तो इसको लेकर हमारे साथ इरफान भाई जुड़ चुके हैं। इरफान भाई, किस तरह से देखते हैं कि कौन पार्टी बेहतर? देखिए, वसीम साहब का जो एक फैसला है बिल्कुल सही है। मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए। ये 75 साल से सिर्फ चूतिया बना रहे हैं हम लोगों को, आप समझिए। और जब तक ये मुलायम सिंह और कांग्रेस सरकार जब तक रही तब तक इन्होंने हम लोगों को फ्री का मुंह लगाया और 75 रुपए में बिजली दी। बिजली दे दे के मुंह लगा, उस समय बहुत बकाया रहता था। और आज मोदी जी ने जो काम किया है, रेट बढ़ा है भाई, देश के विकास में ही लग रहा है। तो उसमें लगभग आप देखेंगे तो 90% बकाए खत्म है। कुछ लोगों के बकाए बचे, अधिकारी नहीं बैठ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो अधिकारियों के ऊपर है। तो अच्छा काम तो हो रहा है। रही बात वोट चोरी और ये सब की, वो देखिए विभाग का काम है, विभाग अपना काम कर रहा है। वो जो होगा सबके सामने आएगा। तो बेहतर पार्टी कौन है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए बेहतर पार्टी है कि मुसलमान खुद जान रहा है कि जो आपके लिए सदन के अंदर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, आपके लिए हर जगह जा रहा है। आप ये मत देखिए कि हमसे नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो इमामत ही मिले, आप नमाजी भी बनिए, नहीं किसी भी इमाम मत करें। समझ रहे? मुसलमानों में आज ये है कि हम नमाज तभी पढ़ेंगे जब आप हमें इमामत देंगे। अब हम उसी तरीके से पार्टी के अंदर। अच्छा, ये बात है पार्टी के अंदर। हम सीधे से गांगुली भाई के साथ तरफ आते हैं कि जिस तरह से आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और सबसे बेस्ट पार्टी कौन है, सबसे मुसलमानों की सबसे हितैषी कौन है? मेरे हिसाब से मुसलमानों की नहीं, सारे देश की हितैषी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने जिस कदर देश को जोड़ने का काम किया, जहां जहां ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस वहां जोड़ने का काम करती है। हमने एक विषय पर राहुल गांधी जी को देखा और राहुल गांधी एक जननायक के तौर पर उभरे हुए नेता है। बेरोजगारों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, सताए हुए लोगों की आवाज है। आज सदन में राहुल गांधी सभी पक्षों के लिए बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो। तो इससे उपाय में किसी के ऊपर आक्षेप लगाना गलत है। राहुल गांधी जी यहाँ तक कि सारे विपक्ष के नेता सब सदन में सबके लिए बोलते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब एक बेहतर लीडर है। ओवैसी साहब बेहतर लीडर है, ठीक है, पर ओवैसी साहब की राजनीति आज तक समझ नहीं पाए लोग। इसका कारण ये है कि जब उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, इससे पहले उनकी 2 सीट थी, 1 सीट हुई। 4 एमएलए बिहार में उनके पार्टी के जीते हुए थे, वो 4 चले गए दूसरी तरफ। और उसके बाद ओवैसी का कोई खासा जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। ओवैसी साहब एक क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा है, ये क्या पता, वही बता सकते हैं। उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं? उनकी विचारधारा से हम सहमत नहीं है। इसलिए नहीं सहमत है कि ओवैसी साहब एक पक्षा राजनीति करते हैं। देश का नेता सबको लेकर चलने वाला है। श्री राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सबको लेकर चलते हैं। मैं इसी तरीके से बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा नेता, बहुत अच्छे समाज के लिए। नितिन गडकरी जी हैं, देख लीजिए, कभी आज तक उनके मंच पर कभी कुछ नहीं सुनाई दिया होगा। बहुत अच्छे नेता वो भी हैं। देश में इस तरह से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग, भगवा लव ट्रैप और तमाम तरह के कहीं भी दाढ़ी और टोपी पर हमला होता है, उस समय एक ही नेता जो है बैरिस्टर ओवैसी, जो मुद्दे पर खुलकर बोलता है। नहीं, ओवैसी साहब भी बोलते हैं और विपक्ष के नेता जो तमाम मुस्लिम सदस्य हैं वो भी बोलते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो भी लोग बोलते हैं, समाजवादी राहुल गांधी भी बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं। किस मुद्दे पर? सारे मुद्दे पर, किसी भी तरह का मुद्दा हो। क्या बोलते हैं? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब जो है, आप जान दें कि एक वरिष्ठ आदमी,
और सियासत उनको कहाँ से मिली है ये पूरा भारत जानता है। और सियासत वो कहते हैं कि हमारे चाय और पान के दुकान पर बैठने वाला आदमी ये ना बताए कि वैसी साहब सियासत कैसे करें, और वैसी साहब सियासत करने का उनको तरीका कोई ना बताए, क्योंकि बहुत अच्छी सियासत वो जानते हैं, राहुल गांधी से बेहतर सियासत जानते हैं और उनसे कई ज्यादा। तो क्या राहुल गांधी, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव मॉब लिंचिंग बोलते हैं, मुसलमानों के साथ एनआरसी, सीए या ईवीएम तमाम मुद्दे हैं, कहा जा रहा है। देखिए एनआरसी का जो सीए एनआरसी का मुद्दा जो है उसमें तो बहुत सारे लोग जा रहे, एक ही वर्ग का आदमी नहीं जा रहा, उसको मीडिया दिखा रहे इस तरीके से, लेकिन उसमें अगर एनआरसी होगी तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पे आया है। मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, और आपने कहा कि शोषण हो रहा है, हाँ शोषण हो रहा है, उसकी वजह अखिलेश यादव वैसे ही बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं। अखिलेश यादव देखिए जहाँ फायदा होता है वहां बोलते हैं, चुनावी स्टंट ये से इन लोगों के लिए, जो जहाँ पे इलेक्शन में फायदा होगा वहां ये बोलेंगे। ओवैसी साहब एक बेहतर नेता हैं, अगर उनको ये मुसलमान नहीं स्वीकार, देखिए इनको ना आदत लगी दड़ी बिछाने की, और जब तक ये आदत जाएगी नहीं तब तक नहीं होगा। अभी हमारे साजिद भाई ये सहयोगी ओवैसी की पार्टी के युवा नेताओं को अंधभक्त कहा जा रहा है, जिस तरह से मोदी के भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको अंधभक्त दिया कहा जा रहा है, ठीक उसी तरह ये लोग ओवैसी के बयानबाजी पर आ जाते हैं, अंधभक्ति करते हैं। नहीं, वो अंधभक्त नहीं है, वो देशभक्त है, वो देशभक्त है। मतलब देश के हित में अगर ओवैसी काम कर रहा है, आप समझिए कि ओवैसी साहब देश के हित में इसलिए काम कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान का एक मामला आया था, तो पाकिस्तान में मोदी सरकार ने उनको भेजा और पूरे देश में उन्होंने डंका बजा के आया हिंदुस्तान का, समझ रहे हैं आप। तो देशभक्ति का काम वो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को लथाड़ने का काम उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि ओवैसी इस लायक नहीं है, गठबंधन में लेने लायक नहीं है, तो भाई मत लो ना, हमारा अधिकार, हम लड़ेंगे, तुमको क्यों तकलीफ होती। अगर 4 विधायक भागे तो वो आप ही का नेता लेकर भागा खरीद के, आप ये खुद देखिए ना। कांग्रेस पार्टी जो है बार बार इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को शामिल नहीं कर रही है, क्या लगता है कितना नुकसान है ओवैसी साहब से? कुछ नुकसान नहीं है हम लोगों का। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ओवैसी का बस नाम रह जाएगा। ओवैसी देखिए मीडिया तक सीमित है। अभी इससे पहले आप 2022 का चुनाव का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, करीब लमसम 100 सीट पर लड़े होंगे। 100 सीट पर विधानसभा में माननीय श्री गुड्डू जमाली जी, जो मुबारकपुर विधानसभा से लड़ रहे थे, केवल वही एक ऐसे शख्स थे जो 30 से 40 हजार वोट तक पाए थे, बाकी 99 की जमानत जब्त हो चुकी थी। तो आप इस हिसाब से लगा लीजिए कि बस ओवैसी के फैन जो है टीवी पर है। ओवैसी की पार्टी और ओवैसी साहब दड़ी और चांदी की बात करते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, क्या ये गलत बोलते हैं? दली चाटनी, मुसलमान दली चाटनी नहीं बना बिचाता है। मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम है, मुसलमान सारे साइंटिस्ट में, आप मुसलमान को दली चाटनी बिछाने वाला बोल देते हैं। अब मैं जहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज के मुसलमानों की शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है, खास करके बनारस के लाइन के लोगों की। आपके चैनल का नाम है बनारस की आवाज, तो मैं इसलिए बनारस के माध्यम से मैंने बोल दिया कि बनारस के मुसलमान को बेहतर है शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है। अभी हम आपको बता दें, इन्होंने कहा कि दड़ी चांदनी तक ही सीमित है। अखिलेश यादव के मंच से कई बार ऐसा देखा गया, नौजवानों को तो ढकेला ही गया, एक बूढ़े शख्स को जो सपा के बड़ी कट्टर नेता, बड़ी अपने क्षेत्र में दबदबा रखने वाले, हाँ हम सपा के नेता हैं, उनका नाम ढकेला गया। उनका नाम आप बता सकते हैं? नाम नहीं लिया जाता सर, वो जो नेता थे आप उनका नाम बता दीजिए। नाम आप खुद जानते हैं। मैं आपको उन्हीं का बयान बता देता हूँ। वो आजमगढ़ क्षेत्र से, आजमगढ़ जिले से विधायक है, आलम बदी साहब। आलम बदी साहब ने अपना बयान खुद दिया कि मुझे ढकेला नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे ढकेला नहीं गया, मैं खुद पीछे आ गया। धर्मेंद्र यादव जी ने खुद अपना साल उनको उड़ाया। आप देखिए बुजुर्ग आदमी है, तो उन्होंने एक हिसाब से उनको किनारे रखने का काम किया, कि इसलिए कि वो जो हिसाब से
जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर जो आरोप है कि वो मुसलमानों को निगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ वोट के दौर में ही उनको गले लगाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के समर्थन में हमेशा बयान देते रहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम ऑल इंडिया मजलिस के समर्थन में कभी बयान नहीं देते हैं। हम तो खुद ओवैसी के सबसे बड़े विरोधी हम है, और ये अंधभक्त है कांग्रेस के। अभी इरफान भाई ने कहा कि वो देशभक्त है। इनकी अंधभक्ति क्या है? क्या कहते हैं? यूपी को साथ पसंद है। किसका साथ पसंद है? ओवैसी और अखिलेश का। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि युवा नेता है। उसके बाद ओवैसी और अखिलेश का, अरे नहीं, राहुल गांधी, गलती होगी, हम तो ओवैसी का नाम उनके साथ जोड़ भी नहीं सकते हो। राहुल गांधी और अखिलेश को बहुत साथ पसंद है यूपी में। और ये कहते 100 सीट पर चुनाव ले ले, एक सीट पर गुड्डू जमाली साहब ने 37,000 वोट पाया। तो ये बताइए, ये जो चुनाव लड़ते हैं ये कितना वोट पाते हैं? इनको बताइए कि इनका नेता इतना बढ़िया है तो 2-2 जगह से चुनाव क्यों लड़ता है? उसको हार का डर क्यों सताता है? हमारे नेता को देखिए, ओवैसी को। हमने कहा ना कि हम ओवैसी विरोधी है, अपने नेता की बुराई नहीं करेंगे। इन लोगों की आदत है कि जो सत्ता में है उसका ऐप खोजो, जो बढ़िया विपक्ष है उसको परेशान करो। राहुल गांधी आज बता रही, बोल रहे कि बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं बताइए? क्यों करते हैं मेहनत? मेहनत इसलिए करते हैं कि हमको सत्ता मिल जाए। इनके लिए और हमारे लिए मेहनत नहीं करते। इनके घर पे कई बार चल गया है, बोलो इनसे पूछो कि आज तक कांग्रेस ने किया क्या है? सिवाय मुसलमान को बेरोजगार बनाने का काम कांग्रेस ने किया, मुसलमानों को अनपढ़ बनाने का कांग्रेस ने काम किया, मुसलमानों को पंचर बनाने का काम कांग्रेस ने दिया। और आज बदनाम वो इमरान प्रताप गोली कहता क्या, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसा सर बनाते हैं। कौन बताओ कहाँ बनाते हैं? ओवैसी को दलाल बोलता है। तब इनका कांग्रेस का नेता हमारे सामने गंगोली भाई बैठा हुआ है, इनसे पूछिए कि ओवैसी को उसने दलाल बोला तो ये ओवैसी की झूठी तारीफ ही करेंगे? नहीं, ओवैसी बहुत अच्छा आदमी है, ओवैसी बहुत अच्छी शेरवानी पहनता है, ओवैसी टोपी लगाता है। वो भी बोला कि ओवैसी के जो कि चेहरे पर अल्लाह का नूर है, उस बेवकूफ से पूछो जब वो दाढ़ी को चेहरे का नूर मानता है तो खुद क्यों नहीं रखता? क्यों अपनी जो कि शकल को एकदम चिकना लड़कियों की तरह बना रखता है? पहले बात सोचना चाहिए, ओवैसी जैसे आदमी के ऊपर तुम आरोप लगाते, तुम्हारे पार्टी में खुद कोई ढंग का नेता नहीं, तुम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हो और हार जाते हो, फिर ठिकरा ओवैसी पे बोलते हो। अभी भाई ने कहा कि ओवैसी चुनाव लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, और हारने के बाद क्या कहेंगे? यही आदमी होगा आएगा कहेगा कि ओवैसी ने हमारा वोट काट दिया। जब ये खुद नहीं जीत पाते तो ओवैसी पे इल्जाम लगा देते हैं। और हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिस तरीके से हराना चाहते हैं, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हरा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जमीन की पार्टी है, रोड पे काम करती है। हम अपनी इतनी सारी उम्र में, राहुल गांधी भी तो रोड पे काम कर रहे हैं, रोड पे सिर्फ चलने का काम करते हैं। यात्रा कर रहे हैं। क्यों करते हैं मेरे भाई, क्यों करते हैं बताइए? अगर उनकी जब सरकार थी, कहीं भी चौड़ी रोड नहीं थी, हम मऊ जाते थे 5 घंटे में। आज हम 1.5 घंटे में मऊ जाकर दिखाएंगे बाइक से, और बहुत तेज नहीं चलाएंगे, 60 की स्पीड में बाइक चलाएंगे। बताइए इन्होंने कभी 40 फुट की रोड देखी थी? पूछिए इनसे 40 कहाँ पे घंटे की काम? जहाँ तक इन्होंने कहा कि अभी है, कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं, फिर कभी MIM की तारीफ कर देते हैं। इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना, तुम एक हिंदुस्तानी को बेवकूफ मत बना देना। हमारी बात सुनिए, ये कि कहते कि कभी ओवैसी की, हम कांग्रेस का खून चढ़वा के नहीं है, जो सही बोलेगा उसकी बात करेंगे। और आप लोगों को एक गाइड दे दी गई है, इसके बाहर नहीं निकलना है। बताइए कि अगर कोई मुद्दा सदन के अंदर आया, मुस्लिम मुद्दा आया था ना, वो मुद्दा है क्या तलाक, सिविल कोड, NRC, जो भी मुद्दा आया, तब आपके नेता कहाँ थे? आपका एक नेता बोलता है, 2 कौड़ी का शायर जो कभी भटकता है, क्या कहता है कि 63 सभाएं की है मैंने। कहाँ पे की है? NRC में 63 हजारों लोगों को जेल भिजवाने का काम किसने किया? ये बताइए हमको। सभा करते हो भाई? ये देखिए सरासर इल्जाम है, इनको हकीकत पता नहीं है। ये दरअसल अपने स्टूडियो से बाहर निकलते नहीं है। जब ये स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, जब कहीं जाएंगे, महफिल में जाएंगे, तब इनको पता चलेगा। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में इन लोगों के पास विपक्ष में बैठने की भी कभी उतनी क्षमता नहीं थी, और विपक्ष के तक इतने सांसद नहीं थे, 44-40 सांसद थे। उसके बाद 2019 में 55 सांसद हुए। राहुल गांधी की मेहनत और राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू किया। गलत लोगों से ये झूठ बोल रहे, इधर मैं कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में ओवैसी को लिया था?
भारत जोड़ो यात्रा में सारे नेता शामिल हुए। कहाँ थे ओवैसी? मर गए थे तो हम तो कहीं नहीं देखे। ओवैसी केवल अपने फायदे के लिए लड़ते अरे हैं। यार आप भारत जोड़ रहे थे ना, ओवैसी का आपको पता है कि ओवैसी के पीछे भी लोग हैं, तो उसको क्यों नहीं लिए? ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है। जनाधार का क्या मतलब? भारत जोड़ो यात्रा में जनाधार का क्या काम है? उसमें तो पूरे भारत के लोग होना चाहिए। आप लोग गठबंधन बनाते हो ओवैसी की छोड़ को। भारत जोड़ो यात्रा का जो न्याय यात्रा था वो उनको आना चाहिए ना, ओवैसी को। राहुल गांधी ने सबके लिए पैगाम भेजा था, क्या बात है, सारे लोगों के लिए पैगाम भेजा था। भाजपा तो यूं ही बदनाम है, झूठ तो कांग्रेसी बोलते हैं। देखिए इधर दिखी क्या कहते हैं, सबको पैगाम भेजा गया था। आपके पास आया था? सारे लोगों के पास पैगाम है। अगर झूठ बोलना हो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। झूठ बोलने का आपको इतना बेहतरीन ढंग आ जाएगा। बोले ना कि भाजपा तो यूं ही बदनाम है, सारा काम कांग्रेस वाले करते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में ओवैसी को पैगाम गया था। अब हम कहेंगे गठबंधन में बोलेंगे पैगाम गया था, पूछ लीजिए बताएंगे। गठबंधन ही पैगाम गया था। गठबंधन जहां तक उनका ये मामला है, कभी वो एक पक्षा राजनीति करते हैं। राजनीति मुस्लिम मुस्लिम करने से नहीं होती है, राजनीति सारे समाज के लिए होती है, हिंदू के लिए भी होती है, मुस्लिम के लिए भी होती है। वैसी भी कह रहे सारे समाज को लेकर चल रहे हैं उनके तो सारे समाज को कहाँ लेकर चलते हैं? उनके स्टेट को दिखाइए, उनके स्टेट को दिखाइए। कभी एक गद्दारी और बता दे रहे हैं, इमरान प्रताप बड़ी का नाम आपने सुना, वो उसको राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। इनसे पूछिए कैसे बने थे, कैसे बने थे? कांग्रेस की वजह से बने थे। देख ली इनका झूठ देखिए। अभी ये हमसे कुछ देर पहले पूछे, बोले कि आपके पार्टी के 2 लोग उनको समर्थन किए थे, अभी बोले कि हमसे यहाँ बाहर। अच्छा, ये गलत बोल रहे हैं। ये बात सही है? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। तो बताइए सच क्या है? सच ये है कि अब जहाँ की हमको विपक्ष को वोट देना है, हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम विपक्ष को ही नहीं वोट देंगे। हमारे पास कोई निर्णय नहीं है, हमारे पास 2 विधायक है। तो उन्होंने इमरान प्रताप बड़ी को चुना, उन्होंने अपना वोट दिया, तो ये उनका आपसी मामला था, तो कुछ समझा तभी दिया ना। हमारा मतलब ये जिस तरीके से वैसे दरिया दिली लगाते हैं। एक बात आप सुन लीजिए, इन्होंने कहा 40 फीट सड़क, 14 फुट सड़क, ये सड़क, वो सड़क, खूब सड़क किया। मैं इनको एक बात और बता देता हूँ, 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चली, ये मानते हैं ना? 2004 में मनमोहन सिंह जी सरकार में आए, उन्होंने, लोग ये भी कहते हैं, इन जैसे लोग मैं इनके ज्यादा इन लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का लालची है। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, पूरा चांस था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का। 2009 में भी सत्ता में कांग्रेस आई, पूरा चांस था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन राहुल गांधी कोई लालची नहीं है, वो राजनेता लालची नहीं है। अगर वो लालची होता तो वो बाहर इतना जननायक ना बनता, लोगों की दिलों की हाल ना सुनता, लोगों की दिल की हाल ना बोलता। आज शिक्षा पर मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा पर जितना भी कोई विवाद होता है, राहुल गांधी उसका एक्शन तुरंत लेते हैं। कोई न्याय होता है, राहुल गांधी उसका एक्शन जरूर लेते हैं। मेन देखिए बात मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पासमानता के लिए कौन बोलेगा? वैसी है ना, तो राहुल गांधी नहीं बोलेंगे? पासमंदा समाज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बुनकर का पूरा ख्याल रखा। 2014 से लेकर आज की स्थिति जो 2025 चल रही है, सारे बहुत लोग बनारस से पलायन कर रही हैं, बेंगलोर जा रही हैं, तेलंगाना जा रही हैं, सूरत जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहाँ सिचुएशन को बिगाड़ दिया गया है। ये बोल रहे कि प्लान कर रहे हैं। अच्छा देख लीजिए, ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पलायन हो रहा है, और पलायन करने वाले भी उसी की स्टेट में जाते हैं। हाँ, गुजरात क्यों जाते हैं? उनको रोजगार वहां मिलता है, बनारस में रोजगार नहीं है। रोजगार को कौन दे रहे हैं? रोजगार जब चलेगा तब न रोजगार रहेगा। स्टेट किसका है? स्टेट माननीय योगी जी का है, तो योगी जी का स्टेट है, तो योगी जी को ध्यान देना चाहिए ना रोजगार के लिए। बुनकर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बुनकर की पर्सनैलिटी के लिए ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की वजह से भाग रहे तो कांग्रेस के गढ़ में जाओगे कि फिर वही जाओगे? अरे यार, जिसको देखो जहाँ रोजगार मिलेगा वो वहां चला जाएगा, जिसको जहाँ काम मिलेगा वो वहां चला जाएगा। आज को लोग बता देते हैं कि पढ़े लिखे हैं आप, आज 1000 रुपया लोग कमा ले रहा है, 500 रोज कमा ले रहा है। तो एक बात देखिए कि अगर कोई MA BA पढ़ा है तो वो लेबरई करके 500 नहीं कमाएगा, उसके स्टेटस पर भी दाग पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है, आज देखिए पेपर कितना लीक हो जाता है, नौजवान लोगों का भविष्य खतरे में है।
क्या कहना चाहिए? नौजवानों झूठ बोल रहे हैं यार, ये हमको तो लग रहा है कि सो कर उठे और चले आए। मामला ये है, बताइए। मामला ये है कि अब बोल रहे कि शिक्षा, इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जब से आई ये सब काम ही रुक गया, कुछ काम नहीं हो रहा है। इनसे पूछिए कि कांग्रेस की जब 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 में सर मैं बीजेपी के आपको बता देता हूँ, बीजेपी का अच्छा काम कोई है कि नहीं? बीजेपी का देखिए बताइए, बीजेपी का जहाँ तक रोड का विकास देखा जाए ठीक है। देखिए रोड का विकास देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मोदी सरकार के जमाने में रोड बहुत अच्छी बनी। बनारस का भी विकास हुआ, अच्छा खासा चौड़ीकरण हो रहा है, ये सब ठीक ठाक है। बेरोजगारी, महंगाई पर इनकी रोक नहीं है। इस पर नकेल कस दें तो भी ठीक है। अभी एक मामला, एक मिनट रुकिए, चिल्लाइए मत। इन्होंने कहा कि रोड अच्छी है, ये बताया, ये लोग भड़काने का काम करते हैं। एक बार आपको याद है कि जीएसटी निकले, यही कांग्रेस के लोग तो बोले कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इनसे पूछिए जीएसटी का फुल काम क्या होता है। ये लोग लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जीएसटी का मतलब नहीं बताया और धरना प्रदर्शन करवाने लगे। अभी साजिद भाई ने एक बात बोली कि बीजेपी का घर छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, एकदम सही बात है ना। अगर आपको बीजेपी से तकलीफ है तो आप फिर भी बीजेपी के ही गढ़ में जा रहे हैं, है ना। और भाई साहब बहुत ज्यादा कांग्रेसी, जो सबसे पहले आप ब्लड कैंप में इनका खून निकलवाने का काम आप करिए, और फिल्टर एक बार नहीं कम से कम 10 बार, जब तक कि एक कीड़ा उसका ना मर जाए, आप सब ध्यान दीजिएगा। बाकी क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? देखिए हमको मनमोहन सिंह का शासन बहुत अच्छा लगा। अयालों का कहा और बड़ों का कहा, कुछ देरी के बाद पता चलता है, मुझे 10 साल के बाद पता चला कि स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरदार भी थे, अवसरदार भी थे। सरदार भी थे, अवसरदार भी थे। उन्होंने एक बात कहा था कि जीडीपी 3% गिरेगी, खटाक गिर गई। हम भी तो कह रहे थे आपकी सरकार हवा के लिए गिरेगी, बोल में ना आकर हमारी सरकार एक बोल रहे थे 3% गिरेगी तो गिर गई। हम भी बोल रहे कि इनकी सरकार 10 साल नहीं बनेगी। देखिए एक चीज बता दें आपको, मकबूल भाई, हमारी सरकार बिहार में वापसी कर रही है। इनकी सरकार आज ही बनी थी। मकबूल भाई एक चीज आप समझ लीजिए, इन लोगों का पता नहीं बीजेपी में जब तक मोदी जी अच्छा काम करते रहेंगे, मोदी जीतता रहेगा। अब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं है, वो अलग बात है कि विरोध जो है वो अलग बात है। अभी इनके पार्टी के लोगों का स्तर इतना गिर गया कि माँ बहन की गाली दिलवाते हैं मोदी जी को। माँ को बताइए, माना कि राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, वो तो भाजपा का आईटी सेल का नेता था। तो यही होता है, आप जब हार जाते हैं तो मशीन चोरी, कोई पकड़ा जाता है तो भाजपा का, कोई अच्छा काम होता है तो कांग्रेस का। मेरी बात सुनिए, दिल्ली के एक विधायक थे रमेश बिदोड़ी, उन्होंने खुलकर एकदम ए आतंकवादी, ए आतंकवादी, ये क्या लोकतंत्र है? सदन के अंदर एक सेकंड एमआईएम के लोग चुप रहो। उन्होंने कहा ए आतंकवादी। कांग्रेस के प्रवक्ता जो आलोक शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि तेरी माँ फलाना, तेरी माँ ढकाना, तेरी माँ ये, तेरी माँ वो भी तो किसी की माँ थी। मणिपुर कितने लोगों को जला दिया गया, निर्वस्त्र कर दिया गया, वो भी तो किसी का बच्चा रहा होगा, वो भी उसका भी तो किसी माँ ने ही नहीं जना होगा। लिंचिंग में भी तो कई लोग उसका भी तो कोई कौन बोला बताइए? इसके तो वैसे ही बोला सारे लोग बोलते हैं, मुस्लिम के लिए। अब यहाँ तक बात सुनिए, हमारी पार्टी ना कभी भेदभाव रखती थी, ना कभी भेदभाव रखेगी। और हमारे नेता यहाँ तक भी कह चुके हैं, हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने एकदम खुलकर कहा था, एकदम साफ खुलकर कहा था कि 50 झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, बाकी आपको जो बेहतर लगे। कौन कितनी बराबरी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 50 झूठ बोलने की आदत हमको नहीं है। देखिए इनकी बात तो, और इन्होंने एक सवाल किया कि जीएसटी का फुल फॉर्म में ये बता दे, तो मैं जीएसटी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। गुड्स